हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लाइव चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में अब तक जितना भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अब तक पढ़े हैं, उससे रिलेटेड ये वन लाइनर कहिए या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहिए, ये क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। जी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताएं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जो किसी प्रकाश से किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। तो इस तरीके से हम एक बात यहाँ पे ध्यान से कर सकते हैं कि सोलर कुकर जो होता है वह सोलर कुकर कुछ इसी सिस्टम के हिसाब से बना हुआ रहता है। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर जाकर के दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं आंख नाक कान गले के, वे लोग अपने सर पे हेड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो सर पे लगा दिया जाता है जब वो अवतल दर्पण, तो प्रकाश जब उस पे पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद सभी प्रकाश एक जगह फोकसित हो जाता है, जिसके वजह से डॉक्टर्स लोग किसी भी आंख नाक कान गले के मरीज के रोगों का मतलब कि गले का नाक का एग्जामिन आसानी से कर पाते हैं। और चौथा जो है वह है डेंटिस्ट लोग जो है उनका एक औजार बना हुआ रहता है, जिसके द्वारा वे लोग दांतों में कैविटी वगैरह को देखने के लिए अवतल दर्पण लगा हुआ उस औजार को उपयोग करते हैं। जी दोस्तों, तो ये हुआ अवतल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वह उत्तल दर्पण का बना होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसका विस्तार क्षेत्र जो होता है काफी ज्यादा होता है, मतलब काफी दूर चौड़ा इसका विस्तार होता है। अगर पूरा इधर से आएगा लाइट तो इधर चला जाएगा, इधर से आएगा तो इधर चला आएगा, मतलब इतना दूर में अगर कोई बस व्यक्ति रहेगा तो इतना वाइड रेंज का, इतना दूरी के बीच के वस्तुओं का, चाहे कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण में बन जाता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर का या रियर व्यू के लिए लगाया जाता है। फिर दूसरा उपयोग जो है उत्तल दर्पण का, वह किसी रोड पर जहां पर टर्निंग होता है वहां पर लगाया जाता है। मान लीजिए यह हमारा रोड है जो कि एकाएक टर्न हुआ है, तो यहाँ कॉर्नर पे स्टैंड पर उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है। अब इधर से आने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब इस मिरर में पड़ेगा। इधर से कोई अगर आ रहा होगा, अगर बाइक वगैरह से गाड़ी से जो आदमी आएगा तो आसानी से इस मिरर में दिख जाएगा इसका इमेज, तो वो समझ जाएगा कि इधर से कोई रास्ता में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह से बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी उपयोग होता है, रोड पर हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। फिर जाकर के उत्तल दर्पण का उपयोग मॉल वगैरह में, बड़े दुकान में कहिए, किया जाता है, क्योंकि इसका परिसर बताए हम, रेंज जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से किसी एक जगह पे उत्तल दर्पण को लगा देने पर, किसी कोने में लगा देने पर, दुकानदार एक जगह बैठे बैठे अपने बहुत सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब एक जगह देख पाता है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग यहाँ पर हमने बताया। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में रेगुलर आते रहते हैं। कभी अवतल दर्पण का उपयोग पूछता है तो कभी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों का होना जरूरी है? मतलब कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो कितना किरण का होना आवश्यक है?
तो प्रतिबिंब का अगर हम लोग डेफिनेशन जानते होंगे तो वहां से भी हम लोग इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब दर्पण से प्रकाश की किरणें परिवर्तित होने के बाद किसी जगह पे मिलती है, यानी काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। तो एक किरण से तो होगा नहीं, मतलब कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दो किरणों का होना जरूरी है। 2 किरण, इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज। अब यहाँ पे आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अभिसारी दर्पण तथा अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन टिपिकल है, बहुत आसान है, लेकिन अभिसारी का मतलब होता है एक जगह एकत्रित हो जाना है। तो ये काम कौन करता है, ये काम अवतल दर्पण में होता है। अभी हमने अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बता रहा था, तो उसमें बताया कि प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद सभी किरणें एक जगह फोकसित हो जाती है। तो इसलिए जो अभिसारी दर्पण है, अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिसारी दर्पण है तो अभिसारी दर्पण प्रकाश का किरण जब आके पड़ता है तो आने के बाद एक जगह फोकसित हो जाता है, एक जगह आ करके पड़ जाता है। मतलब यहाँ पर देखें तो हम लोग प्रकाश का किरण एक जगह फोकसित हो रहा है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अपसारी दर्पण जो होता है, अपसारी का अर्थ होता है छितरा देना, बिखेर देना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो अपसारी दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें अगर आती हैं तो वह दूसरे दिशा में चली जाती है, बिखर जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वह अपसारी दर्पण कहलाता है। अब यहाँ दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हमने अभी अवतल दर्पण के उपयोग बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि अवतल दर्पण जो होता है वह सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। यानी इसमें भी यहाँ पर भी सेम है कि प्रकाश की किरणों को वो क्या करता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है। और इसी थ्योरी पर हमारा सोलर कुकर काम करता है, जिसमें अनाज पकाया जाता है, कुकर में अनाज पकाया जाता है। वह अनाज सूर्य के किरणों से ही पकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य का किरण एक क्या है, ऊष्मा ऊर्जा भी है। तो बहुत सारा प्रकाश का किरण जब एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है तो उस कुकर में रखा हुआ भोजन जो है ऊष्मा की वजह से पक जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका आंसर जो है अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है किसी अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हमने पीछे वाले वीडियो में एक फॉर्मूला का मतलब उसको सिद्ध किया था, F बराबर में R/2, मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, चाहे R बराबर में 2F, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो इस तरीके से देखें तो फोकस दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है तो R बराबर में 2F, तो इस हिसाब से 2 गुने 10 सेंटीमीटर, F का मतलब मान फोकस, तो 10 रख दिए तो मतलब आंसर निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से फोकस दूरी दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर है। देखिए इसके उल्टा शायद क्वेश्चन है। हाँ, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। हाँ, इसके उल्टा है और इसमें कुछ जोड़ दिया है, वह कौन सा दर्पण होगा तथा वह कौन सा दर्पण होगा। वह देखिए इसमें फोकस दूरी दिया था और इसमें वक्रता त्रिज्या दिया है, तो सेम फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर है, माइनस में यहाँ पे दिया है तो उससे कुछ नहीं लेना देना है। थोड़ा हमको यहाँ पे केवल फोकस दूरी निकालना है, तो r बराबर 2f लिखिए, चाहे f बराबर में r/2 कर दीजिए, f बराबर में r/2 कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा जो होगा फोकस दूरी जब निकालेंगे तो हमारा -30 सेंटीमीटर बटा 2 यहाँ पे निकाले हम, तो r का वैल्यू हम लिख देंगे 30। यहाँ पर थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। 30/2 मतलब फोकस का मान क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस 6 नंबर को यहाँ पे बता रहे हैं। 30 सेंटीमीटर बटा में 2 मतलब f बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब -30 दिया है तो इस पे -30 लिख भी सकते हैं। यहाँ -30 मतलब ये फोकस दूरी हमारा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तथा वह कौन सा दर्पण होगा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी को पढ़े हैं। हम लोगों ने जाना था कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह कुछ इस तरीके, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग इसको समझते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण यहाँ पे ले लिए हम। इस अवतल दर्पण को इधर से पेंट किया हुआ रहता है, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। तो किस इस तरह के गोले का भाग होता है और इधर से ही हमारा क्या होता है, प्रकाश का किरण जो हमारा आपतित होता है, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो इधर से ही होता है। और इधर हमारा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष है। तो इधर ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वक्रता माइनस में दिया हुआ है, मतलब विपरीत दिशा में मापा गया है। तो हम लोग यहाँ से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण ही है जिसका वक्रता त्रिज्या -30 में दिया है। तो -30 दिया है तो यह दर्पण हमारा अवतल होगा। हम उत्तल लेकर के समझते तो उत्तल दर्पण में कुछ इस तरीके से हम मान लीजिए उत्तल दर्पण बना दिए, तो ये कुछ इस तरीके गोले का भाग होता, तो इधर इसका फोकस बिंदु होता और वक्रता केंद्र होता। तो हम लोग जानते हैं कि इधर से जिधर परावर्तक सतह है इधर से ही हमारा जो भी होगा किरण आपतित होगा। तो आपतित किरण के दिशा में मापते हैं तो यहाँ पोल से हम इस दूरी को मापते हैं। पता है हम लोगों की पोल से किसी भी दूरी को मापते हैं। तो ये आपतित किरण की दिशा में चला जाएगा तो यहाँ पे तो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाता। इसलिए यहाँ हमारा उत्तल दर्पण नहीं है। यह जो क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण जो होगा अवतल होगा, यानी कनकेव मिरर कहलाएगा। ये हमारा कनकेव मिरर होगा। जी दोस्तों, तो अभी हम लोग 6 क्वेश्चन को किया है। हम आगे और भी कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम देख ले रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए उससे आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किसी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा छोटा है तो दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति होगा। वस्तु के सामने स्थिति क्या होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डायग्राम पहले ही खींच दिया है समझाने के लिए आप लोगों को। हम लोग वैसे भी पीछे वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखा है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम बताए थे आप लोगों को कि जैसे जैसे दर्पण से हम लोग दूर होते जाएंगे तो
वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अगर हम फोकस के अंदर, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये फोकस के अंदर रहते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और वास्तविक नहीं काल्पनिक बनता है। लेकिन यहाँ हमारा सवाल जो है कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब है तथा छोटा है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग दूर आते हैं, देखिए पहला हमारा ऑप्शन है, आप ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु का स्थिति वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर हम लोग जब वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी जितना वस्तु दूरी है उतना ही हमारा प्रतिबिंब दूरी हो जाता है। तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा, और साथ ही साथ जितना हाइट का रहता है उतना ही हाइट का बन जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को जब हम लोग रखते हैं तो दोस्तों हम अभी कुछ दूर पीछे आए हैं दर्पण से, तो अभी भी हमारे वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरफ मतलब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, लेकिन वस्तु से प्रतिबिंब उसका बड़ा रहता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 नंबर पे देखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जी हाँ, अब वक्रता केंद्र पर आते हैं जब, तो हमारा वस्तु का इमेज वक्रता केंद्र के साइज के बनता है, और जैसे जैसे अब वक्रता केंद्र से पीछे होने लगते हैं, इधर आने लगते हैं, तो वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, इधर की कहीं भी रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति जो होता है वह मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है तथा यह छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब अब छोटा बनने लगता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, इधर बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 नंबर हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को जब हम रखेंगे तो वह वस्तु का इमेज जो होगा वास्तविक होगा तथा छोटा होगा। अब दोस्तों आगे आइए, हम चौथे ऑप्शन पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पोल और फोकस के बीच। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि फोकस के अंदर हम लोग रखेंगे, यानी ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग इधर कहीं वस्तु का अगर रखते हैं, वस्तु को इधर रखते हैं, तो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक अब नहीं रह जाता है, ये वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब काल्पनिक पूछेगा और बड़ा रहे, पूछेगा कि काल्पनिक है और बड़ा है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तब इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखा गया है, वस्तु स्थिति ये हो जाएगा। जी दोस्तों, तो लीजिए, ये मतलब इस तरह से चारों ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में पूछ रहा है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है, कुछ इस तरह के गोले का भाग होता है और इसका जो हमारा धंसा हुआ भाग कलई होता है, इधर हमारा परिवर्तक सतह है। तो इधर के वस्तु के प्रतिबिंब ये पोल से और इधर अनंत के कहीं भी वस्तु रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसको हम लोग काल्पनिक रूप से पीछे मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए रे डायग्राम बना दिया। ये वस्तु के पीछे ऐसे तरह से देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है वस्तु से, तो यहाँ पर दर्पण के पीछे यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक होता है। तो इस तरीके से हमारे उत्तल दर्पण में बनने वाला कोई भी प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में बनने वाला हमारा इस तरह से कोई भी जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे छोटा, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, वस्तु से छोटा साइज में बनता है। तो उत्तल दर्पण का अब यहाँ पर किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी के बारे में बात कर दिया। तो फोकस दूरी क्या होगा, ऑप्शन दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, चाहे कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक मतलब। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी में
आपतित किरण के दिशा में मापा कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और ये हमारा उत्तल दर्पण कैसा है, इस तरह के गोले का भाग है, तो इधर ही हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इधर कहीं पर हमारा फोकस बिंदु होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर डिस्टेंस मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, डिस्टेंस जब मापते हैं तो पोल से मापते हैं, हमेशा पोल से। तो पोल से हम लोग आपतित किरण के दिशा में ही, ये आपतित किरण का दिशा है, इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में हम माप रहे हैं। तो हम आपतित किरण के दिशा में जब किसी भी दूरी को मापते हैं तो वो हमेशा धनात्मक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर धनात्मक हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।